औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल से बात की। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर की, कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये किस तरह काम करते हैं, कौन कौन सी टाइप्स अवेलेबल हैं और प्रॉपर्टीज़ उनके हवाले से कुछ एक्सरसाइज एग्जांपल्स को हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। व्हेन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, द एग्जीक्यूशन कंट्रोल मूव्स फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट टू टेक एक्शन ऑन प्रोग्राम स्टेटमेंट। बेसिकली होता यह है कि जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो इस एग्जीक्यूशन के प्रोसेस के अंदर एक कंट्रोल होता है। कंट्रोल बेसिकली आप ये समझ लें कि एक एक्टिविटी हैंडलर होता है, या आप ये समझ लें कि सीपीयू की जो अथॉरिटी होती है ना एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने की, तो उसे हम कंट्रोल का नाम देते हैं। तो जो एग्जीक्यूशन के दौरान जो कंट्रोल होता है ना, एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट में मूव करता है और जिसकी बेस पर वो आपकी प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स के अंदर लिखे हुए कोड को या इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, उन पर एक्शन कॉल करवाता है। सो सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स अ फीचर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम। अब आप अपने प्रोग्राम के अंदर उस एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन फ्लो को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब सी लैंग्वेज आपको इस सिलसिले में सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बिल्ट इन पहले से बने बनाए इसके फंक्शंस मौजूद हैं। आप जस्ट अपनी रिक्वायरमेंट और ज़रूरियात के मुताबिक आप उन चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं। सो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो एग्जीक्यूशन का जो फ्लो होता है उसको मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपके पास सी लैंग्वेज के अंदर कुछ फीचर्स मौजूद हैं। The statements that are used to control the flow of execution in a program are called control structure। तो वो स्टेटमेंट्स जो ये काम करती हैं, आपके एग्जीक्यूशन के फ्लो को मेंटेन करती हैं, हैंडल करती हैं, कंट्रोल करती हैं, तो वो तमाम तरह की स्टेटमेंट्स जो ये काम करती हैं उन्हें कंट्रोल स्टेटमेंट्स या कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। So these are three kind of control structures। एक होता है सीक्वेंस, एक होता है सिलेक्शन और एक होता है रेपिटिशन। तो तीन तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपके पास जो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर के तौर पे सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं या मौजूद हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इनमें से किसी एक को जो है वो यूटिलाइज करते हैं, या एक ही प्रोग्राम में आप तीनों तरह के स्ट्रक्चर्स को भी यूज़ करते हैं। एक ही प्रोग्राम के अंदर आप इन तीनों को इकट्ठे एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बात करते हैं कि सबसे पहले सीक्वेंस स्ट्रक्चर की, कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं। इन अ सीक्वेंस स्ट्रक्चर द स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर रिटन इन द प्रोग्राम। अब इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, डिफॉल्ट होते हैं। आप जो भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो वन बाई वन एग्जीक्यूट होगी, और एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, एंड सो ऑन। जिस ऑर्डर में आपने लिखा ये उसी ऑर्डर में उसको एग्जीक्यूट करेगा। सो द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, एंड सो ऑन। ये इसी पर्टिकुलर ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आपने स्टेटमेंट्स को लिखा होता है, ये एज इट इज उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को मेंटेन करता है। सो ऑल स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड। कोई एक भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं होती इसके अंदर जो एग्जीक्यूट ना हो। तो आपके प्रोग्राम के अंदर अगर 200 स्टेटमेंट है तो इस स्ट्रक्चर के अगर फॉलो किया हुआ है तो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक 200 की 200 तमाम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। सो ये इसका एक लिखने का तरीका, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 अप टू स्टेटमेंट n। सो ऑल स्टेटमेंट फ्रॉम 1 to n विल बी एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस। तो जिस सीक्वेंस में आपने स्टेटमेंट को टाइप किया, लिखा, ये एग्जीक्यूशन भी उनके अकॉर्डिंगली करेगा। इसके अंदर कहीं पे कोई डिसीजन नहीं है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, एंड सो ऑन लास्ट तक।
आमतौर पर आपका हर एक सी का जो प्रोग्राम होता है वो सीक्वेंस स्ट्रक्चर को फॉलो लाजमी करता है। पॉसिबल ही नहीं है, इसके बगैर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता। तो आपके तमाम प्रोग्राम्स जो होते हैं वो सीक्वेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर। अब यहां पे आ जाती है चॉइस। एक तो वो है ना नो चॉइस, घर में जो पका वो खाना पड़ेगा। एक है चॉइस कि जी क्या पकाना है, यहाँ आपने बाजार से खाना मंगवाना है या खाना है, तो कौन सी आइटम आप पसंद करते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्शन आ जाती है। इफ डे इक्वल टू संडे, अगर दिन संडे है तो छुट्टी है, उसकी रूटीन और चेंज हो जाएगी। डेली रूटीन और है, संडे की रूटीन चेंज होगी। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर में आपके पास एक चॉइस आ जाती है और आप उस चॉइस के अकॉर्डिंगली आगे वर्कआउट करते हैं। सो द सिलेक्शन स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू for selecting a statement or group of statements for execution on the basis of given condition। आपकी जो गिवन कंडीशंस होती हैं ये उनकी बेसिस पर आपकी स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन को डील करता है। वो एक सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है, वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकती हैं। अब चूंकि आपका ये कंडीशन जो गिवन होती है ये उसके अकॉर्डिंगली फाइनलाइज कर रहा होता है कि कौन सी स्टेटमेंट को चलाना और कौन सी स्टेटमेंट को नहीं चलाना। So that's why the selection structure is also known as decision structure। क्योंकि देखें चॉइस से मुराद सिलेक्शन होती है ना, और सिलेक्शन बेसिकली आपके पास डिसीजन है, ये या वो, यस या नो। The selection structure is also known as decision structure। The instructions of the program are written in a sequence, but the selection structures are used for making decision। अब आपने सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन लिखते आ रहे हैं, आपने कहा कि जनाब दो तरह के डिफरेंट मेरे पास प्रोग्राम्स हैं, मैंने दोनों को मर्ज कर दिया। जिसकी उम्र 18 साल से कम होगी उसके लिए क्वेश्चंस और होंगे, जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा उसके लिए क्वेश्चंस और होंगे। तो अब आपकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं लिखी वो सीक्वेंस में जाती हैं, लेकिन सिलेक्शन उसमें इस्तेमाल की जाती है फॉर स्किप सम स्टेटमेंट। द गिवन कंडीशन इज टेस्टेड। अब बेसिकली हमारे पास जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर का जो काम होता है वो क्या होता है कि जो भी आपकी गिवन कंडीशन है उसको टेस्ट करें और उसकी बेस पर आप अपना डिसीजन जनरेट करें कि आपको क्या करना है। इफ गिवन कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट दैट फॉलो द सिलेक्शन स्ट्रक्चर आर एग्जीक्यूटेड। अब यहाँ पे दो तरह के केस है ना, ट्रू और फॉल्स का। कंडीशन अगर वैलिड हो गई, ट्रू हो गई, तो ये ट्रू होने की सूरत में जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होनी चाहिए थी ये वो एग्जीक्यूट कर देगा, और अगर फॉल्स होता है तो उसके बाद ये इग्नोर करके आगे चला जाएगा, ये अपने अल्टरनेटिव्स की तरफ चला जाएगा या उससे अगले स्टेप की तरफ चला जाएगा। मिसाल के तौर पर जी मैंने पूछा जी आपका नाम क्या है, नंबर 2 पे पूछा आपकी एज क्या है, थर्ड नंबर पे मैंने पूछना क्वालिफिकेशन, लेकिन क्वालिफिकेशन मैं उसकी पूछूंगा जिसकी एज 15 से बड़ी होगी। तो मैंने एज पूछा, अगर उसकी एज जो है वो 15 से छोटी है तो मैं उससे नहीं पूछूंगा व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। सो दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे चूंकि आपने डिसीजन लेना है तो डिसीजन वाले काम जो होते हैं वो सिलेक्शन के अंदर होते हैं, इसलिए इन्हें डिसीजन स्ट्रक्चर कहते हैं। सी लैंग्वेज में आपके पास 3 तरह के सिलेक्शन स्ट्रक्चर मौजूद हैं, एक इफ है, एक इफ एल्स है और एक स्विच स्ट्रक्चर है। इफ सिर्फ एक काम को डील करता है, इफ एल्स उसके अल्टरनेटिव को भी डील करता है, ट्रू होने की सूरत में भी और फॉल्स होने की सूरत में भी, दोनों डायरेक्शंस को देखता है। और स्विच जो होता है वो मल्टी ब्रांच स्टेटमेंट है। आगे चल के इंशाल्लाह हम इनके बाब में ज्यादा डिटेल से स्टडी करेंगे। तीसरी तरह का स्ट्रक्चर आपके पास होता है जी रेपिटेटिव या रेपिटेशन स्ट्रक्चर। रेपिटेटिव का मतलब क्या होता है? रिपीट होना। सो ये स्ट्रक्चर वो होता है जो रिपीटेडली आपकी कंडीशन के अंदर रहते हुए ये अपने टास्क को रिपीट कर रहा होता है। सो रेपिटेशन स्ट्रक्चर is used to execute a statement or a set of statements repeatedly as long as the given condition remains true। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहनी है, जो कंडीशंस आपने लगाई हुई है,
जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी, ये आपका रेपिटेटिव स्ट्रक्चर जो है वो उसको घुमाता रहेगा, उसके अंदर चलाता रहेगा, रिपीट करता रहेगा उसको, जब तक आपकी कंडीशन इनवैलिड नहीं होती, ये अपने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को उसके अंदर जो है वो एग्जीक्यूट बार बार करता रहेगा। इस वजह से इसको लूप स्ट्रक्चर कहते हैं, इंटरेक्शन स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको। द रेपिटेशन स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज इंटरेक्शन स्ट्रक्चर्स और आल्सो कॉल्ड लूप स्ट्रक्चर। तो ये लूपिंग कैटेगरी के अंदर आ जाता है। सो सी लैंग्वेज में भी 3 तरह के जो है वो लूप्स अवेलेबल हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। इंशाल्लाह इनकी डोमेन में आके हम इनको डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ रहते हैं अपना सिलेक्शन स्ट्रक्चर के ऊपर, और उसके अंदर जो पहली टाइप है वो है द इफ स्टेटमेंट। कि इफ स्टेटमेंट है क्या? देखिए जी, द इफ स्टेटमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ये आपके सिलेक्शन स्ट्रक्चर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। भाई ये होता है तो ठीक है, नहीं तो आगे चलो। सो इट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर का एक बेसिक जो है वो टाइप है। सो इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट और टू इग्नोर अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर टेस्टिंग अ कंडीशन। जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी कि जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा है, हम उससे आगे फर्दर 4 क्वेश्चंस करेंगे, और जिसकी एज 18 साल से कम है उससे हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट भी करता है और इग्नोर भी करता है। कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो एग्जीक्यूट कर देगा, फॉल्स हो जाएगी तो इग्नोर कर देगा, लेकिन हमेशा एग्जीक्यूट नहीं करेगा अगर हमेशा कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो। सो इफ स्टेटमेंट एवेल्युएट्स द कंडीशन। तो ये बात कंफर्म कर लें कि जो इफ स्टेटमेंट है ये आपकी कंडीशन को एवेल्युएट करती है, हल करती है। इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू, द स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग द इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो इफ स्टेटमेंट के अंदर, उसकी स्ट्रक्चर के अंदर जो स्टेटमेंट आपने रखी हुई है तो वो एग्जीक्यूट होंगी, और अगर फॉल्स होता है तो उसको इग्नोर कर देगा। इग्नोर करने के बाद उससे अगला जो काम होगा उसकी तरफ मूव कर जाएगा। इसका जो सिंटैक्स है लिखने का वो देखें, ये है इफ ब्रैकेट में कंडीशन, उसके बाद स्टेटमेंट 1 और यहाँ पे स्टेटमेंट 2। अच्छा, इस चीज़ को मैं क्लियर करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो आपकी कंडीशन के अंदर स्टेटमेंट 1 है, ये कंडीशन के अंदर है, ये इसके पैकेज में है। अगर मोर देन 1 स्टेटमेंट लगाएंगे तो उसके लिए कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी उसकी बात करते हैं। सो कंडीशन इंडिकेट्स द टेस्ट कंडीशन। इस सिंटैक्स के अंदर जो कंडीशन है वो इंडिकेट कर रहा है आपकी टेस्ट कंडीशन को, कि आपने क्या टेस्ट करना है, टेस्टिंग क्या होगी, क्या टेस्ट क्या करेंगे। इट कैन बी अ रिलेशनल एक्सप्रेशन और अ लॉजिकल एक्सप्रेशन। ये रिलेशनल भी हो सकता है और लॉजिकल भी हो सकता है, डिपेंड करता है ना आपके एक प्रॉब्लम सिनेरियो के ऊपर। Statement 1 indicates it is a single statement which will be executed if the condition is true. तो स्टेटमेंट 1 जो है वो बता रहा है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो सिंगल स्टेटमेंट है। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज इग्नोर। कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका कंडीशन 1 इग्नोर हो जाएगी, स्टेटमेंट 1। और स्टेटमेंट 2 इंडिकेट कर रही है कि द स्टेटमेंट कम्स आफ्टर द इफ स्ट्रक्चर। Statement 1 is a part of if statement, but statement 2 is not a part of condition या if condition। ये उसके बाद की स्टेटमेंट है। A set of statement following if the if statement can be given. In this case, these statements are written with the curly brackets। मैंने आपको भी बता दिया कि if के अंदर सिर्फ एक कंडीशन की अलाउ है, एक स्टेटमेंट अलाउ है। अगर आप मोर देन 1 स्टेटमेंट चलाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको एक पैकेज के अंदर लेके आना पड़ेगा। सो द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स सराउंडेड बाय द कर्ली ब्रेसेस इज कॉल्ड द कंपाउंड स्टेटमेंट। ये उसका सिंटैक्स होगा। अब देखें, इफ के बाद जो ब्रैकेट है ये इंडिकेट कर रहा है कि ट्रू होने की सूरत में ये सारी एग्जीक्यूट होंगी। सो इन द अबव सिंटैक्स द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम स्टेटमेंट 1 टू स्टेटमेंट m, 1 से लेकर m तक की जो स्टेटमेंट है वो बता रही है कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये ट्रू होने की सूरत में एग्जीक्यूट होनी है।
द स्टेटमेंट एन, जो आखिरी स्टेटमेंट थी एन, वो रिप्रेजेंट कर रही है द स्टेटमेंट दैट कम्स आफ्टर द इफ स्टेटमेंट, कि इफ के बाद वाला काम जो है वो इसका होगा। इसके फ्लो चार्ट की बात कर लें ग्रामेटिकली, या आप यूँ कह लें जी डायग्रामेटिकली, अगर आपने देखना है कि ये कंडीशन किस तरह काम करती है तो देखें, आपके पास जो भी स्टेटमेंट्स हैं उसके फ्लो के बाद आगे बात आती है टेस्ट कंडीशन की। कंडीशन ट्रू होगी तो वो आगे मूव करेगा स्टेटमेंट की तरफ, कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो वो यहाँ से बाहर निकल के नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चला जाएगा। तो ये ट्रू होने की सूरत में है, ये फॉल्स होने की सूरत में पाथ है। तो दो डिफरेंट पाथ अवेलेबल है, एज पर रिक्वायरमेंट और नीड, आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप अपने प्रोग्राम के मुताबिक शिफ्ट होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल कोट करते हैं जी। प्रोग्राम आपने बनाना जी, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स आर नंबर एंड डिस्प्ले अ मैसेज इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 100। ले जी एडिटर अपना ओपन करते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, कोई बड़ी इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। सो आपने एक नई फाइल हम बना लेते हैं जी। सबसे पहले फाइल को सेव कर लेते हैं, today.c। ले जी हैश includes stdio.h। उसके बाद आ गया जी आपके पास void main, void लिखे ना लिखे एक ही बात है। तो सबसे पहले तो जनाब हमें चाहिए एक नंबर, तो मैं इंटीजर टाइप का एक नंबर वेरिएबल ले लेता हूँ। सो इसका नाम रख लेते हैं my num। सो आपको ये बात कई दफ़ा बताई है कि जब आप कोड लिखें तो आप मीनिंगफुल नेम यूज़ किया करें, इससे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। सो एक मैसेज दिया जी, प्लीज़ एंटर वैल्यू, और स्कैन एफ की मदद से हमने इसकी वैल्यू को स्टोर करवा लिया। अब यहाँ पे अगला काम आपका जो टेस्टिंग है वो क्या है, आपने कहा जी इफ my num ग्रेटर देन 100, अगर तो ये 100 से ग्रेटर होता है। अच्छा, ये गुड प्रैक्टिस है कि आप एक स्टेटमेंट भी हो तब भी करली ब्रैकेट्स में लिखें, अदरवाइज आपकी चॉइस है, ठीक है। आपने कहा कि जी मैं इसके बगैर पहले आपको बता दूं कि एक स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होगी। सो आपने इसके अंदर लिख दिया कि प्रिंट, आपने क्या दिया जी, नंबर इज ग्रेटर देन 100, ठीक है जी। और अदरवाइज आपने क्या दिया जी, प्रिंट एफ डन एंडिंग, ठीक है जी। अब ये दो स्टेटमेंट आपने प्रिंटिंग की लिखाई हैं। सो मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो होगा क्या कि कंडीशन टेस्ट होगी। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये एक काम करेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये दूसरा काम कर देगा। सो चेक कीजिएगा, मैं वैल्यू देता हूँ 65 जो कि 100 से लेस है। सो देखिए डन एंडिंग, वो स्टेटमेंट जो थी उसने इग्नोर कर दी। सो दोबारा चलाते हैं जी इसको, और अब वैल्यू मैं देता हूँ 987। सो नंबर इज ग्रेटर देन 100, डन एंडिंग। सो इस तरह आप अपने प्रोग्राम्स को जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इसी तरह एक और सैम्पल प्रोग्राम लेते हैं जी। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर यूजिंग द सिंपल इफ स्टेटमेंट। सिंपल इफ स्टेटमेंट से काम करना, तो देखिए बड़ा सिंपल है जनाब, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हम इसी नंबर को ले लेते हैं, हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ, अब 3 नंबर लेने थे ना आपने, तो आप एक काम कीजिए, हम यहाँ से इसको कमेंट कर देते हैं कोड को। प्रैक्टिस मूड में जब भी आप हो तो आप ये तरीकाकार इस्तेमाल कर लिया करें। सो उसके बाद आ गया जी आपके पास इंट num1, num2, num3, प्रिंट एफ प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, स्कैन एफ पर्सन डी num1, ठीक है जी। मैं नंबर 2 और नंबर 3 के लिए भी कॉपी कर लेता हूं। सेकंड नंबर नंबर 2 आ गया, थर्ड नंबर
num3 आ गया। ओके जी, अब उसके बाद आपकी टेस्टिंग शुरू होने लगी है। आपने कहा कि जी फिलहाल एक वेरिएबल लो मैक्स के नाम से, ठीक है जी। अब आपने क्या दिया कि मैक्स इज इक्वल टू ए, पहले नंबर को भी फिलहाल हमने मैक्स कर दिया। अब उसके बाद आप कंडीशन लगाते हैं इफ मैक्स लेस देन बी, अगर मैक्स बी से लेस है तो इसका मतलब क्या है कि मैक्स बी हो जाएगा। क्या ख्याल है? अगर मैक्स लेस देन बी है तो इसका मतलब क्या है कि बी बड़ा है, तो बी की वैल्यू को हमने मैक्स में स्टोर करवा दिया। फिर आप चेक करें जी इफ मैक्स लेस देन सी, अगर ये सी से लेस है उसका मतलब सी बड़ा है, तो मैक्स में आप सी रखवा दें। अब ये दोनों स्टेटमेंट, ये मैक्स इक्वल टू बी और मैक्स इक्वल टू सी, ये तब एग्जीक्यूट होंगी जब इन दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये मैक्स में ए ही होगा। अब फाइनली प्रिंटिंग करवा दें \n और आप लिख दें यहाँ पे द पर्सन डी इज मैक्सिमम नंबर, ठीक है जी। और यहाँ पर्सन टी जो रखा आपने वो मैक्स ले लेना है कॉमे के बाद। ले जी इसको चला के देखें, जरा एग्जीक्यूशन करते हैं जी इसकी। कहता जी मैक्स को आपने, वो कहता जी ए कहाँ से ले लिया, सो हमारे num1 और num2 थे, सो num1 ले लें इसको, ये num2 आ जाएगा, num2 सी पे num3 था, num3, सो जी चलाते हैं इसको दोबारा। सो एंटर फर्स्ट नंबर 5 6, सेकंड वाले पे जी प्रॉब्लम है, यहाँ पे आया, बिल्कुल आया। आपने वेरिएबल्स के रेफरेंसेस कोट नहीं किए थे यहाँ पे, एम्परसेंड साइन, सेकंड एम्परसेंड साइन, थर्ड एम्परसेंड साइन जी। फर्स्ट नंबर दिया, सेकंड और थर्ड, तो देखें 6 मैक्सिमम है, ठीक है जी। तो इस तरह आप एक बार दोबारा इसको टेस्ट कर लें विद डिफरेंट वैल्यूज। देखिए 645। इसी तरह आप डिफरेंट अपने वेरिएबल्स को टेस्ट कर सकते हैं। अब 10 नंबर भी हो तो आप ये इफ स्टेटमेंट लगाते जाएं और टेस्ट करते जाएं। इसी तरह एक तीसरा प्रोग्राम भी है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 numbers एंड फाइंड इफ सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर यूजिंग द सिंपल इफ स्टेटमेंट। अब ये प्रोग्राम आप खुद ट्राई करें एक बार, बड़ा सिंपल सा काम है। आप 2 नंबर रिसीव करेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है नंबर 1 के साथ और डबल इक्वल लगा के num2 कर देना है। अगर इक्वल हुआ तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो इग्नोर कर देगा उसको। लेकिन फाइनली आज के लेक्चर में जो हमने सीखा हम उसकी बात कर लेते हैं। हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात की, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, फिर हमने उनकी टाइप की बात की जिसमें सीक्वेंस था, सिलेक्शन था और रेपिटेशन था। फिर हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर इफ स्टेटमेंट को देखा, फिर उससे रिलेटेड हमने कुछ सैम्पल प्रोग्राम्स को देखा। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से कवर किया होगा। कहीं पे कोई कमी कुताही रह गई है तो क्वेश्चन करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।